जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सामान्य हिंदी के 15 एमसीक्यू प्रश्न को अभ्यास करेंगे और उनका विधिवत अध्ययन करेंगे कि कैसे उनका उत्तर ए है, कैसे उनका उत्तर बी है, कैसे उनका उत्तर सी है, कैसे उनका उत्तर डी है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि तय वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान कैसे हो, कहाँ होगा? मूर्धा का होगा, दंत का होगा, कि ओष्ठ का होगा, कि कंठ का होगा? इनमें से तय वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तो हम जानते हैं कि तय वर्ग का उच्चारण स्थान हम अपने मुंह से ही बोलकर पता कर लेंगे। तो तय बोलिए आप खुद। त, थ, द, ध, न। ये सभी ध्वनियाँ कहाँ से निकल रही हैं? ये सभी ध्वनियाँ आप खुद आभास करेंगे। ये सभी ध्वनियाँ दंत से निकल रही हैं, यानी कि आपके दांत से निकल रही हैं। तो हमारा दंत ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बखूबी समझ में आया होगा, आपने प्रयोग कर कर भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान है, यानी कि प वर्ग दंत से निकलता है, कि कंठ से निकलता है, कि ओठ से निकलता है, कि मूर्धा से निकलता है। तो प वर्ग यानी कि प, फ, ब, भ, म, ये सभी कहाँ से निकलते हैं? मतलब दांत से निकलते हैं, कि हमारे कंठ से निकलते हैं, कि ओठ से निकलते हैं, कि मूर्धा से निकलते हैं? तो ये कहाँ से निकलते हैं? आप खुद प, फ, ब, भ बोलकर देखिए ना, तो आप खुद पाएंगे कि ये सभी हमारे ओठ से, जब हम प, फ बोलेंगे तो हमारा ओठ दोनों सटता है, तो ये ओठ से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। तो ये सभी ओठ में आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि च वर्ग, च जो वर्ग है, यानी कि च, छ, ज, झ, न, ये सभी इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु है, कि ओष्ठ है, कि कंठ है? इनमें से कहाँ है? तो च वर्ग जो होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान आप खुद बोलकर देखिए। च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। आप खुद आभास करेंगे, पाएंगे ये सभी तालु से निकलती हैं। तालु मतलब जो जीभ के ऊपरी वाला भाग होता है, वहाँ से जो बोलेंगे आप वहाँ से टकराएगी, और टकराकर उसके बाद स्वर आपका निकलेगा मुख से। तो तालु से निकलने वाला च वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या शब्द समूह कहते हैं, यानी कि समूह शब्द कहते हैं, या संयुक्त शब्द कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपने कक्षा 5वीं में ही पढ़ा होगा कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चला जाएगा वर्णमाला के साथ। उम्मीद करते हैं आपको 4 के चारों प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं क्या कहा है। 5वां प्रश्न कह रहा है, छत्री, त्रिशूल, अज्ञानी, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो व्यंजन में भी कई प्रकार के व्यंजन होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन होता है, एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है उष्म व्यंजन, एक होता है तयवर्गीय, थयवर्गीय, तमाम प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो ये जो है छत्री, त्रिशूल, अज्ञानी, ये सभी होते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्यों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे? इनका निर्माण जैसे छत्री हो गया, तो छत्री का निर्माण छत्री खुद से नहीं हुआ है, इसका निर्माण आधा क प्लस 6 से हुआ है, इनका निर्माण इससे हुआ है, तो तब जाके छत्री बना है। इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दो से मिलकर बनते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तक जो है वो कौन सा शब्द है?
पुस्तक है जो वो कौन सा शब्द है? तद्भव है या तत्सम है या देशज है या विदेशज है? लेकिन हमारा जहाँ तक कि माइंड काम कर रहा है, आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि देशज और विदेशज की कोई बात ही नहीं है पुस्तक में। पुस्तक तद्भव हो सकता है या तत्सम हो सकता है। तद्भव और तत्सम में क्या है? तद्भव और तत्सम में क्या है? तो पुस्तक आप संस्कृत में भी पढ़े होंगे, पुस्तक शब्द का अर्थ पुस्तक ही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण संस्कृत का ज्यों का त्यों लिया गया हो, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द तत्सम कहलाते हैं जिनका उच्चारण संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया हो। तो पुस्तक का उच्चारण संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है, तो इस तरह पुस्तक का तत्सम शब्द होगा और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वे शब्द जो तत्सम से जिनका उच्चारण तत्सम से लिया गया है और बाद में उनका वो बदल कर दूसरे रूप में प्रकट होते हैं, उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आग जो है वो कौन सा शब्द है? तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है? तो हमने पहले भी बताया है आपको, आप समझ गए होंगे कि देशज और विदेशज आग हो ही नहीं सकता। इंडियन कल्चर में देशज और विदेशज में आग की कोई बात नहीं है। तो सातवां का उत्तर क्या होगा? तद्भव होगा या तत्सम होगा, या फिर तत्सम होगा या तद्भव होगा? तो सातवें का उत्तर क्या होगा? तो सातवें का उत्तर आप जानते हैं कि आग का संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। सीधे आग नहीं होता है, अग्नि होता है। जो हमारी अग्नि होती है उसका प्रयोग संस्कृत में होता है, न कि आग का होता है। इसलिए अग्नि जो है वो तत्सम है, अग्नि जो है वो तत्सम है और आग जो है वो तद्भव है। इसलिए हमारा राइट आंसर चला जाएगा आग तद्भव के साथ। ऑप्शन बी तद्भव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बखूबी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? आठवां प्रश्न भी तद्भव और तत्सम पर आधारित प्रश्न है। कह रहा है कि पृथ्वी जो है वो कौन सा शब्द है? पृथ्वी को तो आप जान ही गए होंगे कौन सा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है या देशज है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हैं कि इनमें से कोई नहीं का कोई बात ही नहीं है। पृथ्वी या तो तत्सम है या तद्भव है, देशज तो हो नहीं सकता, क्योंकि देहाती भाषा में पृथ्वी थोड़ी ही कही जाती है। तो पृथ्वी तद्भव होगा या तत्सम होगा? तो आप जानते हैं कि संस्कृत में पृथ्वी का प्रयोग होता है, संस्कृत में पृथ्वी का प्रयोग होता है, तो पृथ्वी तत्सम शब्द कहलाएगी, इसलिए पृथ्वी तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल जो है वो कौन सा शब्द है? अब तो भाई बात बच गई। टेबुल पूछ लिया है, तो टेबुल देशज होगा कि तद्भव होगा कि विदेशज होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? क्योंकि टेबुल बजा देगा आपको। टेबुल इंडियन कल्चर का शब्द नहीं है। टेबुल जो है वो इंडियन कल्चर का शब्द नहीं है, वो विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है। और विदेशी भाषा में किस भाषा का शब्द है टेबुल? तो टेबुल आप पढ़ते होंगे कि इंग्लिश भाषा का शब्द है, यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो क्या कहलाएगा हमारा ऑप्शन सी विदेशज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप पकड़ गए होंगे। टेबल ये सभी विदेशी भाषा से लिए गए हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, फलस्वरूप हुआ विदेशज शब्द कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाक कौन सा शब्द है? यौगिक है, ऋण है, योग ऋण है या इनमें से कोई नहीं है? नाक जो है वो कौन सा शब्द है? यौगिक है या ऋण है या योग ऋण है या डी इनमें से कोई नहीं है? तो आपको मालूम होगा कि वे शब्द जो
जो ज्यों का त्यों रहते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नाक में का उच्चारण में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, केवल नाक का नाक ही है, तो नाक हमारा जो होगा वो रूढ़ के साथ चला जाएगा। नाक जो होगा वो रूढ़ के साथ चला जाएगा, इसलिए नाक का रूढ़ शब्द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11वां प्रश्न, फूल। फूल कौन सी संज्ञा है? फूल जो है वो कौन सी संज्ञा है? क्या यह समूहवाचक संज्ञा है? क्या यह जातिवाचक संज्ञा है? क्या यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या यह भाववाचक संज्ञा है? फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल हमारा जो है व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता, भाववाचक, क्योंकि भाव का अभिबोध नहीं करा रहा है तो भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगा। और समूह, फूलों का समूह अगर कहा जाता है तो समूहवाचक संज्ञा मान लेते हैं, लेकिन फूलों का समूह थोड़ी ही है, तो ये समूहवाचक भी संज्ञा नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा, यानी कि समस्त फूलों की एक जाति है, यानी कि फूल हमारा जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। फलस्वरूप ऑप्शन बी हमारा लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। कह रहा है कि ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी जो है वो कौन सी संज्ञा है? क्या यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या यह भाववाचक संज्ञा है? क्या यह समूहवाचक संज्ञा है? या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं का मतलब जाति भी हो सकती है, पदार्थ भी हो सकता है। तो ऑप्शन दो ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आप किस पर देखेंगे? तो ईमानदारी जो होती है वह एक अच्छी नीति होती है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी अच्छी नीति होती है। और नीति किसके अंतर्गत आती है? नीति जो है हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। नीति जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, इसलिए हमारा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंबोदर कौन सा शब्द है? 13वां प्रश्न है, कह रहा कि लंबोदर कौन सा शब्द है? हमने कोई पिछला प्रश्न था उसमें भी ऐसे कुछ पूछा था, उसका एक बार देख लेते हैं। कह रहा नाक कौन सा शब्द है, तो हमने इसमें रूढ़ किया था। क्यों किया था? नाक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, केवल नाक तो नाक ही है, तो नाक हमारा रूढ़ हो गया। और ये जो लंबोदर है भाई, लंबोदर का अर्थ निकल रहा है, यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसके पेट लंबे हों, यानी कि गणेश जी। कोई तीसरा अर्थ अगर निकलेगा तो वह योग रूढ़ शब्द होगा, और इसलिए हमारा इसका ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन सी, योग रूढ़ के साथ। और एक ऑप्शन और होता, एक शब्द और होता है पंकज। पंकज जो होता है वह भी योग रूढ़ शब्द होता है, इसलिए होता है क्योंकि पंकजन अज, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाले को पंकज कहा जाता है, यानी कि कमल जो है वो कीचड़ में फूलता है, इसलिए पंकज भी हमारा योग रूढ़ शब्द होगा। यह भी याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, सोना जो है वो कौन सी संज्ञा है? सोना सोने वाला नहीं, सोना यानी कि स्लीपिंग कर रहे हैं वह वाला सोना नहीं कह रहा है। यह सोना कह रहा है गहना, गहने को कह रहा है सोना। तो सोना कौन सी संज्ञा होगी? क्या यह भाववाचक संज्ञा होगी, या समूहवाचक संज्ञा होगी, या द्रव्यवाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं का मतलब जाति या व्यक्ति, जाति या व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि सोना जो है उस आप सभी जानते होंगे, सोना होगा, कोयला होगा, हीरे होंगे, मोती होंगे, ये सभी आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में, मटेरियल नाउन में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पुरुष का बोध करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा है ये जो मैं शब्द है
मैं जो शब्द है वो कौन सा पुरुष है? क्या यह उत्तम पुरुष है, क्या यह मध्यम पुरुष है, क्या यह अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि तीन ही पुरुष होते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष कहा जाता है, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष कहा जाता है, और द्वितीय पुरुष को मध्यम पुरुष कहा जाता है, अन्य पुरुष को तृतीय पुरुष कहा जाता है। यह बात याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मैं जो होता है, मैं का मतलब मैं खुद। अगर तुम होता तो वह मध्यम पुरुष होता, मैं होगा तो वहाँ पर उत्तम पुरुष होगा, अगर वह होगा तो वह के जगह पे ऑप्शन सी अन्य पुरुष होगा। तो यहाँ पर मैं का प्रयोग हुआ है, तो मैं का प्रयोग हुआ है, तो मैं का प्रयोग हुआ है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही बखूबी से इन 15 ऑप्शन वाले प्रश्नों को आप कर लिए होंगे, और आपको बहुत ही अंदर से मोटिवेशन मिल रहा होगा कि हिंदी में हमने कुछ आज सीख लिया है। यदि ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।